गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राजेश अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि हम न्यू लेबर कोड्स पढ़ने वाले हैं जो अभी पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुए हैं। और जो न्यू लेबर कोड्स हैं तो उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन हम बता चुके थे कि हम उसको कुछ पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि बहुत ही लेंदी हो रही थी वीडियो, इस वजह से मैंने कुछ पार्ट्स में इनको डिवाइड करने की कोशिश की है। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू लेबर कोड्स फॉर न्यू इंडिया की। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो पहला लेबर कोड है, एक पहला फर्स्ट, तो इसको कोड का नाम जो है कोड ऑन वेजेस है, कोड ऑन वेजेस 2019। ठीक है। अब ये केम इनटू फोर्स, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक्ट आता है तो वो कब इन्फोर्स में आया था उसकी डेट आपको याद करना कंपलसरी होता है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, जैसे कि नेट के एग्ज़ाम है या PSUs का एग्ज़ाम है, तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार। तो ये एक्ट इन्फोर्स में आया था 8 अगस्त 2019 में। अब इस एक्ट जो है, ये एक्ट जो है, इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो एक्ट है ये आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है और मायने रखता है। उसके बाद इस एक्ट को जो बनाया गया है, इसमें कौन कौन से एक्ट को मर्ज किया गया है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस एक्ट को हमने 4 कोडों के साथ मैच किया है, मिक्स किया है, मर्ज किया है। तो इसमें पहला जो एक्ट था पहले का, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 क्या होता था, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 क्या होता था, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 क्या होता था, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 क्या होता था। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे देख लिया ये एक्ट की लेबर कोड्स क्यों लाए गए और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपको मालूम है, जैसे कि मैंने कहा, इन 4 एक्ट्स को मर्ज किया गया है एक एक्ट में। पहले क्या होता था हम लोगों को, अब हर एक्ट के लिए अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती थी। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के लिए अलग, मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए अलग, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लिए अलग, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट के लिए अलग। तो हर स्टेट में अलग अलग डेफिनेशंस थी, हर स्टेट की अपनी एप्लीकेबिलिटी अलग थी, वहाँ की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अलग थी, इंडस्ट्री वाइज डिवाइड करता था। लेकिन अब ये क्या है, ऑल ओवर इंडिया में ये इंक्लूड हो गया है। तो पूरी इंडिया में चाहे वो कोई भी स्टेट हो, हर जगह अब एक ही लॉ लागू होगा। तो इससे क्या है, इससे बेनिफिट होगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हुए, चाहे फिर वो इंडस्ट्री हुई, या एम्प्लॉयज़ हुए, या एम्प्लॉयर्स हुए। और खासकर इस एक्ट की बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले जो एक्ट्स हुआ करते थे वो खासकर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उन्हीं पे इम्प्लीमेंटेड होते थे, और उन्हीं को वो लोग एडवांटेज मिल पाते थे जो गवर्नमेंट की तरफ से आते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब इन एक्ट्स, इन कोड्स के इम्प्लीमेंट होने के बाद वो सारे एडवांटेज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए मिलते थे वो अब ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर के लिए भी मिलेंगे। ठीक है। तो इन 4 एक्ट्स को मर्ज किया गया है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को, एंड इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 को। तो ऐसे ही कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं, जैसे कि हम डिफरेंट एक्ट्स में पढ़ते थे एक्ट को स्टार्ट होने से पहले कि कौन कौन सी डेफिनेशंस होती हैं, क्या होता है। अब इसमें जैसे इन्होंने पहली डेफिनेशन लिखी है, अकाउंटिंग ईयर क्या है। तो अकाउंटिंग ईयर हम सभी जानते हैं, अकाउंटिंग ईयर को हम लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 31 मार्च तक चलता है। कंपनी, ऐसे ही कैलेंडर ईयर की बात की जाती है तो कैलेंडर ईयर भी क्या होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर तक स्टार्ट होता है। अब कंपनी क्या है, कंपनी की डेफिनेशन हम सभी लोगों को मालूम होती है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि ऐसी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। तो इसमें क्या क्या है, मीन्स डिफाइंस इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशंस दी गई है वो कंपनी कहलाएगी। अब बेजेस क्या है, बेजेस की एक अलग डेफिनेशन दी है, इन्होंने कहा है मीन्स ऑल रेमुनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेस एंड अदरवाइज। अब जो वेजेस आपकी कहलाएगी वो किसी भी प्रकार का रेमुनरेशन हो सकता है आपका, चाहे वो सैलरीज के रूप में हो, अलाउंसेस के रूप में हो, या अदरवाइज किसी और रूप में हो, वो भी आपका वेजेस के पार्ट होंगे। जैसे कि एग्जांपल, जैसे बेसिक पे बताया गया है, डियरनेस अलाउंसेस बताया गया है, और इसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया है, इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा ऐड करना था, अदर अलाउंसेस भी इसमें
होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करते हैं हम, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? सेल्फ फिक्स अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, जिस स्टेट में वो इंडस्ट्री में जो लॉज इम्प्लीमेंटेड होते हैं वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस स्टेट की गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिमम बेस फिक्स किया गया है वो एक तो टाइम वर्कर्स के लिए किया गया है, टाइम वर्क के पर्पज से, दूसरा पीस वर्क के पर्पज से किया गया है। जैसे कि टाइम वर्क्स क्या होता है, पीस वर्क क्या होता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि पीस रेट सिस्टम क्या होता है, टाइम रेट सिस्टम क्या होता है। तो टाइम रेट जो टाइम वर्क सिस्टम होता है वो ये होता है, मान लीजिए सपोज दैट मैं 9 to 5 की वर्क करता हूँ, तो 9 to 5 की वर्क के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी मिलती है। ठीक है, और अगर उसके ऊपर जाता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा उसका मिलता है, लेकिन वो टाइमली होता है। ठीक है, टाइम वर्क के अकॉर्डिंग मिलता है कि इतना समय आपको यहाँ से काम करना है, इतना समय रहेगा, चाहे वो डे शिफ्ट हो, नाइट शिफ्ट हो या अदर शिफ्ट हो। ठीक है, ऐसे ही पीस रेट की बात करते हैं तो पीस वर्क ये होता है कि मान लीजिए हम किसी पीस वाली कंपनी में जैसे मान लीजिए कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, पेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, या किसी ऐसे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी कंपनी के, या कोई ऐसे कह सकते हो आप वॉटलिंग की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो हम जहाँ पे पीस रेट वाइज लेबर को हायर करते हैं कि आप अगर 100 पीसेस बनाएंगे तो इतना आपको अमाउंट मिलेगा, मिनिमम अमाउंट इतना मिलेगा, 100 आपको पीसेस बनाने, उसके अलावा 10 पीस एक्स्ट्रा बनाएंगे तो 200 रुपये मिलेंगे, 30 पीस एक्स्ट्रा बनाएंगे तो 300 रुपये मिलेंगे, 40 पीस एक्स्ट्रा बनाएंगे तो 400 मिलेंगे। तो ये पीस रेट सिस्टम होता है, तो इसके द्वारा भी बोला गया है। और फिर उन्होंने कहा था जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी उनका बेजिस तो ठीक है आपने फिक्स कर ली, अब इसको प्रोवाइड कैसे करना है। मान लीजिए कोई वर्कर है, वो क्या करता है, हावरली काम करता है, मतलब कि हावर्स के हिसाब से काम करता है, 1 घंटे काम किया फिर नहीं काम किया, फिर 2 दिन बाद 1 घंटे काम किया, तो ऐसा भी काम करते हैं। और कोई वर्कर्स होते हैं जो डे वाइज काम करते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट सिटीज़ में चौराहे पे जो वर्कर्स आते हैं कि डे के लिए बहुत सारे लेबर्स आके खड़े हो जाते हैं, उनको कुछ लोग आते हैं ठेकेदार या किसी टाइप में जो उनको काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मंथली वेजेस जो सैलरी बेस्ड वर्कर्स होते हैं, मंथली वेजेस की बात कर सकते हो आप। तो उन्होंने कहा कि जो हावरली वर्कर्स होते हैं उनको जो सैलरी देनी चाहिए वो हमेशा जो एंड होता है सैलरी का, वो जैसे कि मान लीजिए मैंने 9 to 5 की जॉब है मेरी, ठीक है, और हावरली जो वर्क करते हैं जैसे 1 घंटे का, तो वो कहते हैं कि जो हावरली जॉब है वो एंड ऑफ द हावर, मान लीजिए अगर 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, तो 60 मिनट्स से पहले आपको उसका पे करना पड़ेगा। और ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो डे वाइज होता है, डे वाइज जैसे कि 9 to 5 की मेरी जॉब थी तो 5 बजे से पहले मेरे को मेरा पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये भी क्या है, डे वाइज होता है। फिर मंथली क्या होता है, मंथली यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 2 चीज़ें समझने की हैं। पहला है कि अगर किसी कंपनी में 500 या उससे कम बिलो वर्कर्स काम करते हैं तो उसकी सैलरी 7 तारीख तक आ जानी चाहिए, जो उनका सक्सीड ईयर मंथ होता है उसमें। और जहाँ पर 1000 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पर 10 तारीख तक आ जानी चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार नेट के एग्जाम में पूछ चुका है कि 500 वर्कर्स पे कितने दिन में सैलरी मिलनी चाहिए, 1000 वर्कर्स पे कितने पे मिलनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आप उठा के देख सकते हो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये बात की गई है कि मान लीजिए अब यहाँ पे ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं किया गया था कि इसमें 500 वर्कर्स या 1000 वर्कर्स, ये एक्ट्स वही चलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। अब इन्होंने कहा है चाहे वो कितने भी वर्कर्स हों, अब आपके लिए जो 7th ऑफ द मंथ का जो पीरियड होता है, मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सितंबर में मैंने काम किया तो मेरी सितंबर की सैलरी अक्टूबर 7 तारीख से पहले आ जानी चाहिए, 7 तारीख तक आ जानी चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये तो आपके कहलाता था बेजरी सिस्टम। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है फैक्ट्री क्या होती है। हम लोगों ने कई बार फैक्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी है कि जहाँ पर 10 या 10 से अधिक वर्कर्स काम करते हैं विद द एड ऑफ पावर्स के साथ किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फैक्ट्री कहलाती है, या फिर जहाँ पर 20 या 20 से अधिक वर्कर्स काम करते हैं विदाउट एड ऑफ पावर के द्वारा, तो वहाँ पर भी हम फैक्ट्री कहलाती हैं। और अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे कि जो अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट्रीज एक्ट है वो बनाई गई है। फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हमें मालूम है कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर्स हायर करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाते हैं। मान लीजिए राजस्थान में लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो राजस्थान का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो यूपी आया, बिहार आया या किसी अदर प्रदेश में आया, तो मैं इसको एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, किसी स्टेट के लिए वैसे नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको माइंड मत कीजिएगा। तो जितने भी वर्कर्स हैं, तो मान लीजिए राजस्थान का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने यहाँ से लेबर हायर की और यहाँ पे लेके गया, उन्होंने पीस रेट सिस्टम या वेज रेट सिस्टम या मंथली वेजेस पे उनको वहाँ हायर किया, उसको हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपने आप में क्या है, एक एक्ट है।
ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं या फिर इंडस्ट्रियल कंपनीज लॉ में या इंडस्ट्रियल लॉज में पढ़ते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का चैप्टर पढ़ने को मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है? मींस एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड एंड डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड की जाती हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि हम सभी लोग आजकल अमूल दूध पीते हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है अमूल दूध पीता है, इंडिया का ऐड निकालते हैं। तो अमूल दूध भी, अमूल जो कंपनी है वो दोस्त क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एक बेस्ट एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इंडिया में। ठीक है, फिर आती है कि एम्प्लॉयज़ क्या है इस एक्ट के कोड के अकॉर्डिंग। तो लेबर कोड के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय, यानी कि एनी पर्सन, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है एम्प्लॉयड बेस्ड एंड एस्टेब्लिशमेंट बाय स्किल्ड वर्कर हो सकता है, सेमी स्किल्ड हो सकता है, इंक्लूड अ पर्सन डिक्लेयर टू बी द एम्प्लॉय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि यह ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है जो डिक्लेयर किया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। बट कौन नहीं हो सकता? अदर देन अप्रेंटिस इंगेज्ड इन अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। कोई भी पर्सन क्या हो सकता है? एम्प्लॉइज हो सकता है, लेकिन वो स्किल्ड होना चाहिए, सेमी स्किल्ड होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड किया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा वो भी हो सकता है, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए? अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो अप्रेंटिसशिप करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने जो कोई MBA करता हो गया तो अप्रेंटिसशिप होती है उनकी, या फिर जो ITI वाले स्टूडेंट्स होते हैं अप्रेंटिसशिप करते हैं। ठीक है, तो उनको अप्रेंटिसशिप के अकॉर्डिंग माना जाता है, एज ए एम्प्लॉय नहीं माना जाता, एज ए उनको अप्रेंटिस माना जाता है। तो वो इस एक्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरे इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो हमारे कंट्री की, ठीक है, यूनियंस की, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस थी, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, अगर इसके बाद जैसे कि हमें लगता है कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो इसके लिए कोशिश करूँगा कुछ पार्ट्स में। ये हमारा पहला पार्ट था, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, उसके बाद आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये ज़्यादा जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ, वो चाहे MBA का स्टूडेंट हो, BCom का स्टूडेंट हो या CA का स्टूडेंट हो, मैं कोशिश करता हूँ कि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंस जो इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू गाइज। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।